ग्राउंड जीरो से TV9 भारतवर्ष नेपाल की वो हकीकत आपको दिखा रहा है जहां हमारे ये दो सहयोगी आकाश वत्स और कैमरामैन निशांत एक एक तस्वीर हमें भेज रहे हैं। और हकीकत यह है कि नेपाल में आए सैलाब ने सब कुछ अब छीन लिया है। एक ही झटके में सैकड़ों लोगों की जिंदगी चली गई है। 469 लोग विनाशकारी सैलाब में समा गए हैं। सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। अचानक आए सैलाब ने नेपाल को वीरान कर दिया है। अब सिर्फ यहां मलबा ही मलबा है। घर, पुल, इमारतें सभी जमींदोज हो चुके हैं। सरकार की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे से अभी जिंदगी को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। TV9 की टीम वहां पहुंची जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई। TV9 संवाददाता आकाश वत्स और वीडियो जर्नलिस्ट मनीष डोरियाल ने क्या देखा, बुलेटिन में त्रासदी से जुड़ी एक एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको आगे हम दिखाएंगे। तो फिलहाल नेपाल में राहत और बचाव का काम किस तरीके से जारी है, अब वो रिपोर्ट्स देखिए। अब तक 469 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। नेपाल में 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं। 290 लापता भारतीयों की तलाश भी जारी है। अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। हमारे सहयोगी आकाश और कैमरा पर्सन मनीष एक एक रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें देखिए ये तस्वीरें हैं कि कैसे अभी भी मलबों के इन ढेर और इस हालात के बीच में रेस्क्यू की तमाम कोशिशों के बीच बुजुर्गों को, लोगों को बचाया जा रहा है। और फिलहाल बड़ी खबर यह है कि 469 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं और 290 लापता भारतीयों की तलाश जारी है। और नेपाल में तबाही का नया वीडियो। सैलाब से पहले लोग भागते दौड़ते नजर आए। अचानक आया सैलाब, सब कुछ बहा ले गया और बाजार में घुसा बाढ़ का पानी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके सैलाब आने के बाद अफरा तफरी मची और सैलाब ने कुछ भी नहीं छोड़ा। बाजार के बाजार इस सैलाब में बह गए। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे, लेकिन सैलाब का पानी हर तरफ मलबा लेकर पहुंच गया। ये तस्वीरें देखिए। तो देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीरों में थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया है कि इस इलाके से लोग भागते नजर आए, जान बचाते नजर आए। और जब सैलाब का पानी आया तो यहाँ पर मकान, दुकान, बाजार सब कुछ उसकी चपेट में आ गया। ये देखिए इस सैलाब के साथ पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े भी बहते हुए आए और इसने और ज्यादा तबाही मचाई है नेपाल में। सीधे नेपाल के दाधिंग का ही रुख करते हैं। हमारे सहयोगी आकाश वत्स इस समय हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आकाश, आप और मनीष, आई होप आप लोग सेफ हैं, क्योंकि इस हालात के बीच में रेस्क्यू और उन इलाकों तक पहुंचना जिस तरीके की चुनौती बना हुआ है, आपने पिछले 24 घंटे में क्या देखा है? कैसे लोगों को उस कीचड़ मलबे के बीच से निकालने की कोशिशें हो रही हैं? सुरभि, मैं आपको फिर से वही तस्वीर दिखा रहा हूं जो आपका सवाल है कि मैंने क्या कुछ देखा। मैं धादिंग में हूं। बैरिनी एक जगह है धादिंग में, मैं वहां हूं और इस तस्वीर को देखकर आप बहुत आसानी से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात किस तरीके के रहे होंगे, किस तरीके का वो मंजर रहा होगा, वो खतरनाक मंजर। अब हालांकि जो सड़क के ऊपर जो दलदल था उसे हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सामने जो आपको वो गाड़ी दिख रही होगी, JCB है, उसके सहारे कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से उस दलदल को हम हटा दें और उसके बाद इस इलाके को पहले की तरह कर दें। लेकिन दूसरी तरफ सड़क के दूसरे हिस्से में जो तस्वीर आपको दिखेगी वो तस्वीर बताएगी कि इतनी आसानी से सब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि नेपाल के लोगों के सामने जिस तरीके की चुनौती है, नेपाल के लोगों के सामने जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं, उस हालात से निकलने में अभी लोगों को बहुत वक्त लग सकता है। कहते हैं कि जो नदियां जीवन देती है, अचानक मौत की वो धार बन गई। नेपाल के लोग पहाड़ को सदियों से अपने प्रहरी के तौर पर, अपने सैनिक के तौर पर देखते हैं, लेकिन वही अपने भीतर का मलबा लेकर जब नीचे उतरा तो हालात किस तरीके के बने वो आप देख सकते हैं। ये जो सामने घर आपको दिख रहा है, इस घर में साफ सफाई चल रही है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो मलबा आकर के फंसा हुआ है उसे हम धीरे धीरे निकाल दें। वो किसी तरीके से यहाँ से जब निकल जाएगा तो जीवन यापन उनका पहले की तरह हो सकता है कि आसान हो जाए। और ये सड़क के इस हिस्से में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये ऐसा मलबा है, ये ऐसा दलदल है कि इस दलदल में फिलहाल कोई जा नहीं सकता है। मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ कि अगर यहाँ कोई जाने की कोशिश करेगा तो वो किस तरीके से इसमें फंस सकता है।
हालांकि धूप बहुत तेज़ है, पिछले 2 दिनों से काफ़ी धूप हो रही है और उस धूप के बाद हुआ यह है कि ये जो मलबा है, ये जो दलदल है, वो धीरे धीरे सूख भले ही रहे हैं, लेकिन अभी भी हालात पहले की तरह नहीं बने हैं और उसे बनने में अभी लंबा वक्त लगेगा। मैं आपको इस घर को दिखाता हूँ। इस घर में जितने लोग थे उनके बारे में कोई सूचना नहीं है। इस घर में जो लोग थे इसी घर में रह गए और इसके बगल में जो घर है वहाँ से कुछ लोगों ने जान बचाने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन वो पता नहीं अभी भी कहाँ है, लोगों के पास कोई जानकारी नहीं है। और ये सिर्फ आप जो देख रहे हैं ये 1 या 2 घर या फिर 50 या 100 घर नहीं है, ऐसे हज़ारों घर है। वो चाहे नुआकोट हो, वो चाहे धादिंग हो, वो चाहे रसुआ हो, न जाने ऐसे कितने घर हैं जिन घरों के बारे में लोगों को अब पता ही नहीं है। जहाँ पहले मकान था, जहाँ पहले दुकान था, वहाँ अब सिर्फ मैदान है। सामने बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालय है। ये इस स्कूल का जो नीचे का हिस्सा है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। इधर मनीष इस तरफ दिखाइए। यहाँ देखेंगे कि मकान के जो ये ग्राउंड फ्लोर है उस ग्राउंड फ्लोर तक किस तरीके से मलबा पहुँचा हुआ है, किस तरीके से लोगों को दिक्कतें हुई है और लोगों के सामने अभी भी कैसी चुनौती है, वो ये सब कुछ दिखाने के लिए काफ़ी है। आप एक तरीके से ऐसे समझिए सुरभि कि नेपाल इस समय केवल पानी में नहीं डूबा हुआ है, वो एक गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ है। कहते हैं कि हिमालय की जिन चोटियों को सालों से लोग कहते हैं कि धैर्य, स्थिरता, तपस्या का प्रतीक है, उसी हिमालय की चोटियों ने इंसान की सारी ताकत, सारे इंतजाम को ध्वस्त कर दिया है। अब सामने देखिए कि लोग कैसे अपने घरों से मलबा निकाल रहे हैं। बस शुक्र यह है कि अब फिलहाल अभी बारिश नहीं हो रही है, मौसम बिल्कुल साफ है, धूप है और उस धूप में लोग धीरे धीरे चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये सब साफ हो जाए और उनका घर पहले की तरह हो जाए। हालांकि ये जो पूरा इलाका है धादिंग का, इस इलाके में यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी परेशानियाँ हैं। ये जो आपको छोटे छोटे पुल दिखेंगे, जो सड़क से लोग जहाँ रहते हैं उनके मोहल्ले तक जाने के लिए जो ये पुल बनाए गए थे, उन पुलों के हालात भी बहुत ख़राब हो चुके हैं। और जो मुख्य सड़क पर में जो पुल बनाए गए थे वो पुल अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। सड़क नहीं है, हाईवे बिल्कुल ऐसा है जैसे लगता है कि सड़क नदी में तब्दील हो गई है। सामने देखिए, अब लोग धीरे धीरे साफ सफाई में लग गए हैं, धीरे धीरे वो कोशिश कर रहे हैं कि ये सब साफ हो जाए। हम कोशिश करते हैं बात करने की। हजूर, यो हजूर को पसल हो स्टेशनरी बागेश्वरी स्कूल स्कूल का गाडी स्टेशनरी हो हजूर को यति यति डुबे छ। यहाँ तक पानी था, अगर मैं यहाँ ऐसे खड़ा हो जाऊं तो आप समझिए इतना पानी था इस स्थान पर, जबकि ये जो दुकान है ये दुकान ऊंचाई वाले स्थान पर है। मैं इस दुकान में जाकर, ये स्टेशनरी की जो दुकान है, मनीष जरा ये दिखाइए प्रकृति की ये कैसी मार है। ये सब कुछ बर्बाद हो चुका है। नीचे दिखाइए, बच्चों के लिए जो कॉपी, किताब, पेन, क्या, हाँ, ये आपके दुकान का रजिस्ट्रेशन है, ये दिखा रहा है। हाँ, कह रहे हैं कि ये रजिस्टर्ड दुकान है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। दाजू एउटा कुरो भन्नु कि यहाँ कतिवटा घर छ जो प्रभावित भएको हो? प्रभावित त यहाँ यो बजार छ नि, यो बजारको आदिबाट यता त्रिशुली नदीसम्म यहाँ भेट्छ। उताबाट आएको छैन क्या, यताबाट फर्किएर आएको छ पानी। कति नम्बर होला रे? कति नम्बर होला? कौन नम्बर? मकानको नम्बर? मकान त यो क्षेत्रमा त हाम्रो 200 जति घर परेछ तलदेखि। दोस्रो घर तलको त बजारै छैन होइन, कति घर खतम हो कि। जति यता आयो त्यति मात्रै होचो हुँदै आयो। यहाँसम्म आउँदै यति आएको छ है, यहाँ माथि गएपछि अलिक कम छ, अलिक कम भएको छ। ऊ त्यहाँसम्म गाडी आइरहेको छ, यहाँबाट गाडी छैन। तो अभी हमारे साथ जो बात कर रहे थे उनका कहना यह है कि सामने जो बाजार है वो पूरा का पूरा बाजार ही खत्म हो गया है। यहाँ लगभग 200 ऐसे घर हैं जिन घरों में कुछ भी नहीं बचा है। 200 घर आप बता रहे थे ना? सामान कुछ भी नहीं, आदमी तो सब बचे। सूचना आई होइन, सूचना आएपछि आदमी हामी भाग्यौँ, माथि गयौँ, तर सामानहरू लान सकेन।
जब तक इन लोगों के पास सूचना आई तो कुछ लोग यहां से भाग करके जान बचाकर चले गए, लेकिन सामान किसी का नहीं बचा। तो ये स्टेशनरी की दुकान है और इस दुकान में जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो अब किसी काम का नहीं है। बस ऊपर जो ये खाना बने हुए हैं उसके ऊपर जो ये रैक है इसमें जितना जो कुछ बचा है बस वही है, बाकी सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। एक चीज मुझे और बताइए कि गाई था। हाँ। गाई उसको आदमी त भागे, मान्छे भागे, हामी होइन गाईलाई दाम्लो काट्न बिर्सियो अनि गाईलाई मरेछ। अहिले पुरेको भर्खर ये सामने अहिले खाल्टोमा हालेको मिसिन। मनीष जरा पीछे दिखाइए। कह रहे हैं कि इंसान तो किसी तरीके से, जब सूचना मिली तो इंसान तो किसी तरीके से यहाँ से बच निकला, लेकिन यहाँ जो मवेशी बंधे हुए थे वो मवेशी अब नहीं रहे, वो पानी में बह गए। कितने मवेशी थे? एक गाय। एक गाई यसको इसमें पुर दिया अभी अहिले भर्खर पुरे। हम कोशिश करते हैं कि इस स्कूल में चलें और इस स्कूल के हालात को भी आपको दिखाएं। मनीष आते जाइए। ये बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालय है। इस विद्यालय के जो अभी, बहुत आराम से, अभी जो स्थिति है उसे जरा देखिए। एक भी क्लासरूम, जो ग्राउंड फ्लोर पर क्लासरूम है, मनीष इसे कैमरा पैन करके दिखाइए। क्लासरूम, एक भी क्लासरूम सुरक्षित नहीं है, एक भी क्लासरूम बचा नहीं है। कोशिश करते हैं हम उस क्लासरूम तक चलने की। स्कुलका लड्काउहरू छ नि बच्चाहरू, सूचना आएपछि बच्चाहरू सब झोला छोडेर भाग्यो, माथि माथि गयो, बचायो, ज्यान बचायो। झोलाहरू यहीँ छ, ब्याग पुरै सबै किताबहरू। बच्चों के स्कूल बैग यहीं है, बच्चे चले गए। बच्चे चले गए। ये बता रहे हैं कि जैसे ही एक खबर आई, ये सूचना पहुंची इन लोगों तक, तो बच्चे अपने स्कूल बैग छोड़कर चले गए। एक स्कूल बैग आपको दिखेगा, ये उम्मीदों का बस्ता जो बच्चा यहां लेकर आया था, अब ये बस्ता सिर्फ यहां बचा हुआ है। इसमें ये डायरी है और वो सब कुछ जो बच्चों को बताया जाता है कि स्कूल में आपको क्या सब करना है, वो डायरी भी है। एक किताब यहां भी है। ये सब ऐसे ही है। यहां इस तरफ दिखाइए, यहां न जाने ऐसे कितने स्कूल बैग हैं जो बच्चों के थे। बच्चे तो किसी तरीके से यहां से चले गए, लेकिन उनके बैग यहीं रह गए। तो ऐसी स्थिति है। हम क्लासरूम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्लासरूम को दिखाने की कोशिश करते हैं सुरभि, अगर हम पहुंच पाए तो। हालांकि यहां हालात बहुत अच्छे नहीं है। मनीष इसे रवि, अंदाजा लगाया जा सकता है इन तस्वीरों के माध्यम से, लेकिन एक सवाल तो अभी भी है, क्योंकि रास्तों का संपर्क टूट गया तो क्या उन रास्तों तक भी मदद पहुंच पा रही है? नहीं पहुंच पा रही। बिजली, पानी, खाने की व्यवस्था, ऐसे हालात में ये भी एक बहुत बड़ा सवाल। बिल्कुल। और सुरभि, सबसे बड़ी चुनौती तो अभी वो तमाम लोग जो लापता हैं उनको ढूंढ निकालना, उनको ट्रेस करना